नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। तो आज बीजेपी की दिवाली तो मन गई है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशा तो जरूर हुई होगी। दरअसल आज मध्य प्रदेश में हुए 4 उपचुनाव, एक लोकसभा 3 विधानसभा के उपचुनावों का नतीजा आ गया है, जिसमें बीजेपी ने लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है, तो वहीं 2 विधानसभा सीट पर भी जीत दर्ज कर ली है। तो वहीं कांग्रेस के हाथ में सिर्फ एक जगह सफलता हाथ लगी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे, तमाम बातें कही जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि चुनाव बड़ा मुश्किल होने वाला है, उलटफेर हो सकता है। तो उलटफेर तो हुआ है, वाकई ये उलटफेर तो इन चुनावों में देखने को मिला है, जहां पर जो बीजेपी की सीटें थी वहां पर कांग्रेस आ गई। कांग्रेस की सारी सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में कर ली हैं। तो फेरबदल भी हुआ है और बीजेपी के लिए एक अच्छी बात भी हुई है। जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साख का ये चुनाव है, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी साख बचाने में बिल्कुल कामयाब हुए हैं। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह के आज नतीजे रहे। पृथ्वीपुर विधानसभा से नितिन सिंह राठौर कांग्रेस के हारे, तो वहीं रैगांव से कल्पना वर्मा कांग्रेस की, उन्होंने जीत दर्ज की। रैगांव से प्रतिमा बागरी जो बीजेपी से थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खंडवा लोकसभा में ज्ञानेश्वर पाटिल बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी के खाते में उन्होंने सीट डाली, तो वहीं राजनारायण सिंह पुरनी कांग्रेस की तरफ से थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जोबट में सुलोचना रावत ने बीजेपी की तरफ से जीत दर्ज की है, तो वहीं महेश पटेल कांग्रेस के हारे हैं। और पृथ्वीपुर से डॉक्टर शिशुपाल यादव बीजेपी से जीते हैं और जो कांग्रेस से नितिन सिंह राठौर थे, पूर्व मंत्री के बेटे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो ये था आज का पूरा नतीजा कि किस तरह से परफॉर्मेंस हुआ। लेकिन चुनावों की जो तैयारियां जब से शुरू हुई थी, तब से लगातार तीखी बयानबाजी, तीखी प्रतिक्रियाएं और दावे बड़े किए जा रहे थे। बीजेपी ने भी पूरे दावे किए, कांग्रेस ने भी पूरे दावे किए। बीजेपी के दावे हालांकि कहीं किसी हद तक ठीक ठाक रहे, तो वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ एक जीत कांग्रेस के हाथ में लगी है। और ये कल बात कर रहे थे हम, कल ये कहा जा रहा था कि किसकी दिवाली मनेगी, तो निश्चित बीजेपी की दिवाली मन गई है। बीजेपी के आज कार्यालय में बड़ा जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए भी नजर आए, तो बड़ा अच्छा माहौल देखने को मिला। तो वहीं रैगांव में अकेला कांग्रेस जश्न मना पाई, बाकी जगहों पर निराशा हाथ लगी है। चलिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन जीत और हार के पीछे की असल वजह क्या रही। क्या कुछ कमी कांग्रेस में रह गई जो अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाई, जिससे उसको वोट नहीं मिल पाया, जन समर्थन नहीं मिल पाया। और बीजेपी, चूंकि यह माना जा रहा था कि महंगाई और कुछ ऐसे मुद्दे थे जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खाद को लेकर के भी एक मुद्दा बनाया गया कि जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को दबा करके आगे बढ़ी है। तो जनता के बीच में आखिर क्या मानसिकता लेकर गई थी, जनता के बीच में आखिर क्या देकर आई है कि जनता ने बीजेपी पर फिर से भरोसा जताया है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोविंद मालू जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी से, सिद्धार्थ सिंह राजावत, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो बीजेपी जैसा धन्यवाद। कह रही थी कि बेहतर प्रदर्शन होने वाला है, हालांकि एक सीट पर कमी रह गई, क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। किस तरह से इस जीत को देखते हैं, इस जीत के क्या कुछ मायने हैं? जनता बहुत समझदार है। जनता को भरगलाया नहीं जा सकता, धोखे में नहीं रखा जा सकता और अपनी गलत बात को जनता को पचाया नहीं जा सकता। ये इस चुनाव के परिणामों ने सिद्ध कर दिया है। जो काम करेगा वो पाएगा, जो जनता से सरोकार रखेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा और जो संवेदनशील होगा, जो सामाजिक सरोकार का पालन करेगा, जो समाज में एकता के साथ मिलकर काम करके किसी वर्ग में भेदभाव नहीं करेगा, उसके साथ जनता भी भेदभाव नहीं करेगी। ये चुनाव की जो निकल के आया परिणाम और जो जीत दर्ज कराई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका मैंडेट का जो स्वर है वो ये है। इसलिए जनता की नब्ज पर हमारा हाथ है। मुख्यमंत्री जी लगातार, मतलब भवन में नहीं बैठते, ऐसी कमरों में, वो सीधे जनता के बीच, जनता से जुड़कर, जनता से संवाद करके कार्यक्रम की क्रियान्विति करते हैं
और कहीं कोई दुख तकलीफ होती है तो उसका निराकरण भी नहीं करते हैं। किसी तरह से जनता को तकलीफ ना हो, किसी तरह से कोई विवशता है तो उससे भी जनता को शेयर करते हैं, और कुछ जनता भी उनके साथ तालमेल बनाकर और सरकार के साथ सहयोग करती है। सरकार खुले और मुक्त हर्ष से किसान, मजदूर, गरीब के लिए लगातार, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हो, चाहे किसान हो, चाहे रेहड़ी वाले हों, चाहे छोटे और मध्यम उद्योग धंधे वाले हों, उन सब के लिए जनता, सरकार हमेशा खुले दिल से, समर्पण भाव से काम करती, तभी उसे आशीर्वाद मिलता है। गोविंद जी, एक बात और कही जा रही है सोशल मीडिया पर कि बीजेपी ने 3 जगहों पर तो प्रत्याशी दूसरे दलों से ले लिए और शायद रैगांव में नहीं ले पाए, और यही वजह रही कि वहां पर हार का सामना करना पड़ा। देखिए, कई सारी तर्क कुतर्क, कई सारे टीका टिप्पणी चलती है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन दूसरे दल का सवाल यह है कि हम तो बहुत, हमारा व्यापक कैनवास पर हम काम करना चाहते हैं और हम कर भी रहे हैं। देश में, हमारे विश्व में ऐसी पार्टी जिसके 10-12 करोड़ मेंबर हैं और सदस्यता बनाई है, सदस्य बने हैं लोग। हमने हमारे हित चिंतकों को भी हमारे साथ शामिल किया है, जो सदस्य नहीं भी बने वो भी हमारे साथ सहयोग करते हैं। तो हमें जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, उसकी शासन पद्धति, प्रणाली और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर आता है, तो हम उसका दिल खोल के स्वागत करते हैं और हम उसको अपने में समाहित करके हम उसमें, हमारे इसमें सोल्यूबल करते हैं, हम इसमें मिलाते हैं, हम उसमें अंदर एक रस करते हैं। तो इसमें क्या आपत्ति? पहले हमें कुपमंडूक कहा जाता था, जब हम किसी को नहीं लेते थे, कोई आता था तो हम उसको केवल ऐसे ही बड़ा इनाम रख देते थे, कोई आ भी गया है तो। लेकिन अब हमने उनको उचित और सम्मानजनक स्थान दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनको विजयी तिलक लगाया है और उनका आगमन इस तरह से स्वागत किया है जिस चुनाव परिणाम से आप देख रहे हैं, तो इसमें आपत्ति किस बात की? चलिए, हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह राजावत भी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस दावा बड़ा कर रही थी, चुनाव से पहले भी कांग्रेस बड़े कॉन्फिडेंस में लग रही थी, जिस तरह से जो मुद्दे उठाए, खास करके महंगाई के मुद्दे को लेकर के बात कही जाए, खाद के मुद्दे को लेकर के बात कही जाए, बिजली को भी एक मुद्दा बनाया गया उपचुनावों से पहले, और ये दावा कर रही थी कांग्रेस कि 4 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई। अवस्थी जी, पहले तो धनतेरस की आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने साथी प्रवक्ता भाजपा के मालू जी को भी मैं धन्यवाद भाई राजावत जी, धन्यवाद। देखिए जिस समय पे मैदान के अंदर 2 टीम उतरती हैं, 2 कप्तान उतरते हैं, और जिस समय पे टिक्का उछाला जाता है, टॉस हुआ जाता है, तो जो भी खेलने को, जो भी टीम का कप्तान और उसकी टीम आती है, तो वो बड़ा स्वस्थ होता है, अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि हम ये मैच जीतेंगे। पर अब ये स्वाभाविक है कि 2 अगर प्लेयर लड़ रहे हैं या खेल रहे हैं मैदान के अंदर, उसमें से एक ही टीम की विजय होती है। तो मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं, जो 3 सीटों पे उन्होंने जीत अर्जित की है, बहुत अच्छी बात है। आपके जो जीत है उसको आप मतलब धनतेरस को आपको एक बहुत अच्छी जीत मिली है। अब जैसे अभी मालू जी बोल रहे थे, तो मैं ये बता दूं कि इन्होंने काफी तर्क दिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये है, वो है, एक कैडर पार्टी है, हम लोग कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। पहली बात तो हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से था ही नहीं इन 3 सीटों पे। इस 3 सीटों पे हमारा जो चुनाव था, एक आपने देखा पृथ्वीपुर से वो सपा से आए थे यादव जी, और आपने बाकी के जो देखे वो दोनों कांग्रेस से आए थे। कांग्रेस के दोनों हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे, वो भी जो भारतीय जनता पार्टी में गए। आज जो वोट का भी विभाजन हुआ है, तो कांग्रेस का ही वोट कांग्रेस ही को मिला है आज, जिससे हमारी हार हुई है। आज आप देखिए किस प्रकार से 6000 वोटों से हम जोवट हारे हैं। अगर यही 6000 वोट और प्लस जो कांग्रेस का प्रत्याशी थी वो हमारी पार्टी में रहती, तो आज हमारी जीत करीब 30-40 हजार वोटों से होती। आप ये इसका भी आकलन कीजिएगा। वही पृथ्वीपुर में आप देख लीजिएगा, वही हुआ। आप तीनों सीट आप उठा के देख लीजिएगा, आप जो लोकसभा है, लोकसभा की सीट को देख लीजिएगा। हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं आए थे, जो उनके कैंडिडेट हमारे चुरा के लेके गए, उनसे जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई आदमी नहीं था, कार्यकर्ता नहीं था। पूरे बूथों पे जो कांग्रेस की जो टीम बी टीम बनकर गई थी, वो काम कर रहे थे। चलिए, अब इन्होंने किसान की बात की, यूरिया की बात की, महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की कि भारतीय जनता पार्टी इस पे बखूबी काम कर रही है। पेट्रोल की भी आपको मालूम है 120 रुपए है, जबकि क्रूड ऑयल का रेट क्या है
यही भारतीय जनता पार्टी थी कि वो स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजती थी हमारे प्रधानमंत्री जी को, लेकिन मनमोहन सिंह जी को। सिद्धार्थ जी, जी इन आपकी बयानों को और इन बातों को, इन आरोपों को जनता ने शायद स्वीकार नहीं किया है। देखिए, जनता ने तो हमको स्वीकार किया, हमको आप मत प्रतिशत देखिए ना। और अब हम कांग्रेस होके कांग्रेसियों से लड़ रहे थे, हम भाजपा से तो लड़ ही नहीं रहे थे। भाजपा के पास तो उपचुनाव में कहीं भी कैंडिडेट भी नहीं था। आप बताइए, इनका क्या कार्यकर्ता इस कैडर का नहीं है? और इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन लग गई है जिसमें जो पाप या छल कपट का जो भी प्रत्याशी होता है कांग्रेस के अंदर, और वो अपनी वॉशिंग मशीन में डालते हैं उसको, उसमें गंगा जल डाल के शुद्ध करके और उसको प्रत्याशी बना देते हैं। और यही ईडी का इस्तेमाल ये करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल ये करते हैं, इलेक्शन कमीशन का। आप देखिए कितने हम लोगों ने चुनाव से पूर्व हमने कितने आवेदन दिए इलेक्शन कमीशन को, एक जगह हमारी सुनवाई नहीं हुई। आप कितनी जगह पे आप देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आगे पुलिस की गाड़ी जा रही है और खंडवा में, और पीछे है ना धार वो देवास का जो भाजपा का कार्यकर्ता है, कुछ पदाधिकारी थे, वो दारू है ना लेके जा रहे हैं। ऐसे कितने उदाहरण दिए, उनको वीडियो बना के दिए। शिवराज सिंह जी खुद चंद्रशेखर आजाद नगर में बोलते हैं कि 3 दिन रुक जाओ, इलेक्शन कमीशन अभी ये बैठे हुए हैं, उसके बाद आपको है ना चिंता करने की बात नहीं है, हम इसको तहसील घोषित कर देंगे। तो ये तो कार्यशैली है। आप देखिए पूरे चुनाव आयोग की कैसे खिल्लियां उड़ाई गई हैं। आप ये देखिए लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से की गई है, प्रशासन का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है। चलिए, मैं जोबट में प्रभारी था और गोविंद सिंह राजपूत झाबुआ में रुके हुए थे एमपी टूरिज्म के होटल में, वहां से बाकायदा उनकी 8-8, 10-10 गाड़ियां हर जगह पे पैसा ले लेके जा रही थी और दारू बट रही थी। उसकी हमने शिकायत भी की। महेंद्र सिंह सिसोदिया आप देखिए दाहोद में रुके हुए थे, चारों तरफ से उन लोगों ने घेर रखा था। हम तो दाद देते हैं अपने प्रत्याशी की कि वो किस प्रकार से अभिमन्यु की तरह लड़ा, अभिमन्यु की तरह वीरता से लड़ा वो इन पापियों से, पाखंडियों से। इनके पास सिर्फ पाखंड और पाप के अलावा कुछ भी नहीं है। जी, आपके जो कैंडिडेट्स थे वो तो अभिमन्यु की तरह लड़े, लेकिन आप कृष्ण की तरह रणनीति नहीं बना पाए, और यही वजह है। आप दो चीजें, मैं आपकी दो चीजों पर आता हूँ सिद्धार्थ जी, मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी दो चीजों पर आता हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि 2 टीमें खेलती हैं। सिद्धार्थ जी, नहीं होता तो रामचंद्र जी कभी भी लंका पे विजय हासिल नहीं करते। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने कहा कि 2 टीमें मैच खेलती हैं, एक टीम जीतती है। एक जो टीम जीतती है वो क्यों जीतती है? क्योंकि उसकी रणनीति बेहतर होती है, उसका कप्तान बेहतर निर्णय लेने वाला होता है। दूसरी चीज आपने कहा कि हमारे प्रत्याशी कल्पना को ले गए, हमारे प्रत्याशी हमारे लोगों को ले गए। जब आप इतने कमजोर हैं कि आपके लोगों को कोई भी ले जाता है, तो फिर किस आधार पे आप दावा करते हैं कि हम एक मजबूत संगठन है, मजबूत पार्टी है? पार्टी की कलह को कभी आप स्वीकारते नहीं है, पार्टी की कलह को आप कभी नहीं स्वीकारते। जो बिकाऊ है वो जाएगा। मैं तो आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि जो भी कांग्रेस के अंदर दोहरी नीति वाले अभी भी हैं वो भी चले जाए। हम गांधी विचारधारा के हैं, हम गांधी विचारधारा के संग रहेंगे। जो गॉडसे की विचारधारा रख के और हमारे इर्द गिर्द छुपे हुए हैं वो तुरंत निकल के चले जाएं। कम से कम आने वाले समय में एक स्वच्छ कांग्रेस उभर के आएगी। और 132 साल पुरानी पार्टी है, बेहतरीन, आप ऐसे ही एटीट्यूड मेंटेन रखिए, कमबैक करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। पार्टी हमारी संगठन की चीज को स्वीकारिए मत, ये कभी मत स्वीकारना कि हाँ हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं, उनको पूरा करना है। आप दावे करते रहिए, वादे करते रहिए, आरोप लगाते रहिए। गोविंद जी, क्या लगता है, जिस तरह से रणनीतिक तरीके से अगर बात करें तो बीजेपी की ऐसी क्या कुछ अच्छी रणनीति रही जो कि एक ऐसा रिजल्ट सामने आया जहां बीजेपी 3 सीटें निकालकर अपने खाते में ले आई? रणनीति तो हमारी स्पष्ट है। हम बूथ पर और बूथ की इकाई को मजबूत करने के लिए शुरू से काम करते हैं। पन्ना और पेज प्रभारी, ये हमारे दल के अलावा किसी दल में नहीं मिलेगा। हमने उस पर काम किया है। हम एक पेज प्रभारी और पन्ना प्रभारी के लिए चाहिए कैडर, कार्यकर्ता, वो हमारे पास है। और कांग्रेस ने लगातार हारने के बाद भी जब चुनाव लड़े थे तब भी कुतर्क के अलावा और जिसको कहना चाहिए कि एक हठधर्मिता के अलावा और पश्चाताप करना नहीं सीखा। इसके अलावा जो जिसे हम मुजोरी कहते हैं वो कांग्रेस ने की और इसलिए जनता ने उनको जगह दिखा दी। अगर वो पश्चाताप करते अपने किए हुए का, अपने
जनता के साथ, जनता के सरोकार से जुड़ने के लिए उनकी सरकारों ने प्रयास नहीं किए, उसके बारे में माफी मांगते और कुछ मुद्दों की बात करते, बिलो दी बेल्ट जाके चरित्र हनन की राजनीति, और आज भी वो कुतर्क कर रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो पराजय पराजय होती है, पराजय 1 वोट से हो, 10 वोट से हो, 10 क्षेत्र में हो क्या 8 क्षेत्र में, उससे कोई मतलब नहीं। ओवरऑल जो परिणाम है वो गया है इनके खिलाफ, और वोट का प्रतिशत भी उनके खिलाफ गया है। जहां तक इनके कार्यकर्ता या जो चले गए वो बिक गए, कि खरीदे, कि कैसे बिकते हैं लोग, यानी ये अपने ही घर को अपने हाथ से तोड़कर और अपने मुंह पर कालिक लगाने जैसा है कि आप कह रहे हैं कि हमारे लोग बिकाऊ हैं। इसमें ये कुतर्क है। ये खुद के घर की स्थिति क्या है, वो फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी ने ले रखी है, प्राइवेट लिमिटेड प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रखी है, उसमें जिनको नौकरी चाहेंगे उनको देंगे, बाकी को बाहर कर देंगे। अरुण यादव के साथ क्या हुआ, अजय सिंह राहुल के साथ क्या हुआ, या ज्योतिरादित्य जी के साथ उस समय क्या हुआ, तो ये खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। जनता से सरोकार इनका नहीं गया। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं भी कह रहा हूँ सरकार सब कुछ काम 100% ठीक करे और बिल्कुल ऐसा हो जाए तो ये तो कोई स्वर्ग से उतर के आने वाला ही कर सकता है। तो गलतियां होती है, बिल्कुल, कुछ ना कुछ खामियां रहती है, हर मनुष्य से होती है, हर चीज कहीं कोई परफेक्ट कमी नहीं भी हो रहती सकती है। उन कमियों की तरफ इंगित करने के बजाय इन्होंने कुतर्क किया, तो जनता ने समझ लिया नहीं तो ये विपक्षी काबिल है, न सत्ता के काबिल है, इसलिए इनको ये जगह दिखाई है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को इंट्रास्पेक्शन करना चाहिए और अपने दल में क्यों कार्यकर्ता आपके चले जाते हैं, अब ये कहते हैं बिक गए, अब बिकाऊ मतलब आपके यहाँ सब लोग बिकाऊ हैं, आपने कौन सा संस्कार दे के बिक जाते हैं लोग। हमारे यहाँ तो हम तो 2 भी रहे तब भी नहीं बिके, और 84 हुए तब भी नहीं बिके, 302 हुए तब भी नहीं बिके। हमारे ऐसे बिकाऊ का काम नहीं होता, हम कार्यकर्ता को इस तरह से अपमानित भी नहीं करते हैं कि वो बिकाऊ है। गोविंद जी, एक बात और कही जा रही है, समझाने के लिए एक बात और कही जा रही है सोशल मीडिया पर, एक किसी ने लिखा था कि खंडवा लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह प्रचार करने गए थे। दिग्विजय सिंह जी को तो इनको कमलनाथ जी की से उनको ही कमान देनी चाहिए, अब उनको शाल सिपर देकर विदा करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने 10 साल शासन चलाया है शानदार, उनको ले जाना चाहिए जनता के बीच में, उसके बाद में उनको घुमाना चाहिए। क्यों नहीं घुमाते उनको, क्यों पर्दे के पीछे रखते हैं? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो खुल गया तो भेद खुल जाएगा। अब इस चीज को तो हालांकि वो भी स्वीकार चुके हैं, वो भी एक बार कह चुके हैं कि मैं जहां भी जाता हूं वोट कट जाते हैं। देखिए अपने खुद का वो कितनी सही बात कहते हैं, उनसे सबक लेना चाहिए, बाकी लोगों को भी सच्चाई बयान करें और कम से कम किसी भी तरह से चेहरा न बचाएं। जो बात है उसको सिद्ध अपने सामने स्वीकार करें कि हमने गलती की, हम गलत हैं, हमारे शासन प्रणाली में दोष है, हमारे संगठन में दोष है, हमारे नेताओं में दोष है, हम जनता के साथ नहीं जुड़ पाए, ट्विटर खेलते हैं, ट्विटर की चिड़िया उड़ाने से कुछ नहीं होता है। जो विकास के कबूतर उड़ाइए, ट्विटर की चिड़िया उड़ाने से कुछ नहीं होता है। और जब तक विकास के साथ साथ कोई सरोकार नहीं होगा तो भावनाओं को उभारने का काम, किस तरह वैमनस्यता समाज में विघटन किया जाए, वो सब काम जब कांग्रेस करती रहेगी तो उनका ये हश्र होगा। चलिए सिद्धार्थ जी, क्या लगता है जिस तरह से इन उपचुनावों में दोनों पार्टियां पहुंची, आपने आरोप लगाए बीजेपी पर, तमाम सवालिया निशान खड़े किए, बीजेपी ने अपनी योजनाएं गिनाई, कौन भारी पड़ा? क्या योजनाएं भारी पड़ी? आपके जो आरोप थे वो फेल रहे? देखिए, आज आप कोई सी भी इनकी योजनाएं उठा के देख लीजिएगा, कोई भी योजना के ऊपर कारगर कोई भी पूरी तरह से किसी पर भी कार्य नहीं किया गया है, सिर्फ योजनाएं हवाबाजी है। आप देखिए जनता कितनी त्रस्त है, पानी, बिजली, सड़क ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, उसकी कभी बात नहीं करेंगे। सिर्फ मतलब प्रशासन और पैसे की दम पे सत्ता में कैसे भी काबिज रहना चाहते हैं। आप देखिए ना किस प्रकार से हमारे ऊपर 28 उपचुनाव थोपे गए, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकतंत्र की हत्या करके एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को कैसे गिराया गया, कैसे 35-35 करोड़ में हमारे विधायकों को खरीदा गया, किस प्रकार से सिंधिया जी को इन्होंने प्रलोभन लालच देके और कमलनाथ जी की अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराया। ये तो स्पष्ट है, जनता भी जान चुकी है। पर आज की डेट में 17 साल से ये काबिज हैं सत्ता में, सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का पूरा प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके सत्ता में बना रहना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी वो नहीं चाहते
वो फेविकॉल की जोड़ की तरह कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। आप देखिए, एक बंद जी सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए सिद्धार्थ जी से पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क टूट गया है। गोविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोविंद जी, पूरी जीत और हार के मायने तमाम हैं, अलग अलग तरीके से देखा जाए, अलग अलग नज़रिए से देखा जाए, बहुत है हमें। लेकिन एक बात जो कही जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान की साख का सवाल है ये चुनाव। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कभी कुर्सी का गुरूर, सत्ता का जो नशा है वो हावी नहीं हुआ। वो आज भी कॉमन मैन की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह मिलते हैं, जाते हैं, व्यवहार करते हैं। यही उनकी यूएसपी है कि कॉमन मैन की तरह वो रहते हैं। आपने देखा पूरे चुनाव में 15 साल 17 साल का मुख्यमंत्री वो किसी की झोपड़ी में जाके रात गुजारे, भोजन करे और उससे सहज रूप से बतियाए, उनसे बातचीत करे और उनसे कहे कि मुझे तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे फोन करना। ये तो कोई एक राजा नहीं, एक जनता के बीच में से चुना हुआ जनप्रतिनिधि वो अपने दायित्व को समझकर कर सकता है। वो दायित्व को बखूबी शिवराज जी समझकर और लोगों का दिल जीतते रहे हैं। लोगों का दिल यूं ही नहीं जीता जाता। देखिए 4 चुनाव हुए, अब कांग्रेस कुछ भी आरोप लगा ले, रेगांव में कैसे जीती कांग्रेस? अगर हम कुछ मैनिपुलेशन या कुछ करते तो रेगांव में भी जीतते। लेकिन देखिए ये जनता है, वो सब समझती है। उनको आप अपनी बात कहें, मुद्दा रखें, उनके बीच में जाएं, अपनी बात कहें, वो उससे आपका उनका जुड़ाव, उनका तादाद में आपके साथ स्थापित हो रहा है कि नहीं, वो आपकी बात से कितनी वाबस्ता है, कितने सहमत है, कितनी जुड़ी हुई है, उससे वो आपको आपके प्रति रुझान उसका स्पष्ट हो। ये कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाती रहे और उनके चश्मे से कोई नहीं देख रहा है। कांग्रेस की इतने सारे लोगों ने चुनाव में प्रचार किया, भाषण दिए, कितने लोगों पर क्या असर हुआ? मुद्दे की बात के अलावा चरित्र हनन की राजनीति जिस ढंग से उन्होंने अपने कैंपेन को चलाया, विरोधी बैल जाकर, किस तरह से कमलनाथ जी खुद कह रहे नारियल लेकर चलता है शिवराज, कहीं भी छोड़ देता है। अरे नारियल लेकर वही चल सकता है जो उस फल को भगवान जनता को समर्पित करने का मादा रखता हो। उस श्री फल की जो परिणति है वो नारियल के रूप में प्रकट होती है। नारियल ऐसे फोड़ते हैं तो सर पर लोग पत्थर फेंकेंगे। इसलिए ये समझ कर चलना चाहिए कि काम कब होता है, काम कब हुआ है। सड़क, बिजली, पानी की क्या स्थिति 2003 के पहले थी। बंटाढार कर दिया था पूरे मध्य प्रदेश को, खुद बंटाढार हो गए, पार्टी को बंटाढार कर दिया। अब इतना मुंह इतना ज्यादा कसेला हो गया और इतना ज्यादा कलुषित हो गया कि अब जनता के बीच में अपने उस चेहरे को लेकर जा नहीं सकते। देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल रही, जब दूसरी बार जनता के बीच में गए और सर उठाकर अपनी बात कही तो जनता ने उस समय प्रो इनकम्बेंसी प्रकट हुई, यानी पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरी। इसी तरह हमारे कई राज्यों में जहां हमारी सरकारें हैं उनको अच्छा प्रतिसाद मिलता है क्योंकि वो जनता के सरोकार से जुड़े हैं। जब तक आप जनता के नब्ज पर हाथ रखकर राजनीति नहीं करेंगे, शासन नहीं चलाएंगे, तब तक आपको जीत नहीं हासिल हो सकती। ये बात समझ लेना चाहिए। अब वो जमाना गया कि एक बार चुनाव जीतने के बाद 5 साल बाद ही वो लौटता था क्षेत्र में, उस खंबे को खड़ा कर दो तो जीत जाए। अब खंबे से टकराकर और आदमी को घायल कर देती है जनता खुद। इसलिए जनता को खंबा न समझे, वो जीवित व्यक्ति है, वो एक इकाई ऐसी है जो जीवंत है, उसकी समझ है, विवेक है, उसके साथ आप छल कपट करेंगे तो आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जमीनी हकीकत नहीं दिखेगी तो आपको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। एक बार जो कहते हैं, कहावत है कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ती है। तो जहां भरोसा होता है वहां पब्लिक साथ में जाती है। दूसरी बात है कि विकल्प भी लोगों के सामने है ना। पहले कांग्रेस का विकल्प नहीं था, आज हर जगह जहां पर कांग्रेस का विकल्प
अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में उभरा, कांग्रेस के अंदर से निकल गई पार्टियां कांग्रेस से बड़ी हो गई। ये कांग्रेस को आकलन करना चाहिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ आ गए। हमारे से निकलने, हमारे जो बच्चे थे वो बड़े हो गए और वो हम पर अब राज कर रहे हैं। तो जहाँ विकल्प है वहां पर कांग्रेस विकल्प नहीं बन सकती। संगठनात्मक चिंतन की कांग्रेस को आवश्यकता है और हो सकता है आने वाले जो मुख्य चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे बीजेपी की तो दिवाली मन गई है और आप सभी को भी, आप सभी दर्शकों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।